आज हमने आपको इसलिए सहमत दी कि स्वतंत्र प्रणाली को लेकर काफी भ्रम की स्थिति है, तो इसलिए मुझे लगा कि इस संबंध में स्पष्ट बात करनी चाहिए और आपके सवालों के जवाब भी दिए जाने चाहिए। तो सबसे पहले मैं इस पूरी प्रक्रिया को लेकर अपनी बात रखूंगा और मेरी बात जब समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू होगा। मेरे बाईं तरफ बैठे हैं श्री संतोष कुमार, जो कर अधीक्षक हैं, टैक्स सुपरिटेंडेंट हैं, और मेरे दाहिनी तरफ बैठी श्रीमती अमृता राय जी, जो कर निरीक्षक हैं, और उनके बगल में बैठे हैं श्री अमित कुमार सिंह जी, जो कर लिपिक हैं। तो हम अपनी बात को शुरू करते हैं। तो स्वकर प्रणाली को लेकर उसी को दूर करने के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मौजूदा वक्त में जो कर की प्रक्रिया चल रही है उसका क्या नियम है। तो नगर पालिका अधिनियम 1916 की सुसंगत धाराओं के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए निकायों में कर व्यवस्था लागू की गई है। मऊ नगर पालिका में बहुत पहले से ये व्यवस्था लागू है। उस व्यवस्था के तहत रेंटल वैल्यू तय करने के लिए 3 प्रकार के स्लेब बनाए गए थे। पहला स्लेब तो ये था वाणिज्यिक के लिए कि जमीन लैंड की कीमत रजिस्ट्री ऑफिस के सर्किल रेट के अनुसार और भवन निर्माण में आने वाली लागत जो लोक निर्माण विभाग के शेड्यूल के मुताबिक, दोनों को जोड़कर जो वैल्यू निकलती है उसका 5% रेंटल वैल्यू बनता है और उस 5% की रेंटल वैल्यू पर 5% हाउस टैक्स और 10% वाटर टैक्स लिया जाता था। जो आवासीय भवन है उसका हमारे विभाग के अधिकारी रेंटल वैल्यू का आकलन करते हैं वहां जाकर, और जो वहां की रेंटल वैल्यू उन्हें मालूम होती है उसके एतबार से कर निर्धारण किया जाता है। उसमें भी 5% हाउस टैक्स और 10% वाटर टैक्स दिया जाता है। ये पुरानी प्रक्रिया जो चल रही थी। अब मैं आता हूँ नई प्रक्रिया की तरफ। स्वकर प्रणाली के संबंध में बताना जरूरी है कि स्वकर प्रणाली नगर पालिका ने नहीं लागू की है। ये प्रणाली उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू की है। अब ये समझना जरूरी है कि 2010 में सरकार ने इसकी शुरुआत की थी और निकायों को बार बार ये सुझाव भेजा था कि आप स्वकर प्रणाली लागू करिए, इससे एकरूपता आएगी, समानता आएगी और पारदर्शिता आएगी और इससे नगर निकायों की आय में वृद्धि भी होने की उम्मीद है। तो सरकार के बार बार अनुरोध करने के बाद भी लगभग 726 निकायों में से 30 या 40 निकायों ने इस प्रक्रिया को इस बीच में लागू किया। 2010 से 2019 आ गया, लेकिन ये प्रक्रिया पूरी तरह से प्रदेश में लागू नहीं हो पाई। तो 4 जुलाई को 2024 को नहीं, इसमें मैं पहले बताना चाहता हूं कि स्वकर प्रणाली के संबंध में ये बताना जरूरी है कि स्वकर प्रणाली नगर पालिका परिषद मऊ लागू नहीं है। 4 जुलाई 2024 को निर्देशक स्थानीय निकाय और नगर विकास के अनुभाग 9 को संबोधित करते हुए एक पत्र जारी किया और 20 दिसंबर 2024 को नगर विकास मंत्रालय के प्रमुख सचिव श्री अमृत अभिजात द्वारा एक आदेश के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप समय सीमा तय कर दी गई, जिसके अनुसार अधिशासी अधिकारियों को किसी भी दिशा में स्वकर से संबंधित अंतिम किराया दर का प्रकाशन 17 जनवरी 2025 तक करने का आदेश जारी कर दिया गया। इन दोनों आदेशों में स्थानीय निकाय के निदेशक के साथ मंडलायुक्त और जिलाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई के भी निर्देश हुए। शासन का आदेश उस नियमावली को लागू करने के लिए आया जो नगर विकास विभाग द्वारा 18 नवंबर 2019 को जारी की गई। सरकार ने एक नियमावली बना दी कि इस प्रकार से स्वकर प्रणाली लागू होगी, मगर और सरकार ने उस पर आपत्तियां और सुझाव भी मांगे। 2024 आ गया और 2024 में सरकार ने आपत्तियों का निस्तारण करके उसको गजट किया गवर्नर की अनुमति से, और ये गजट हुआ है 28 जून 2024 को। इस नियमावली को गजट किया गया है और उसका नाम रखा गया उत्तर प्रदेश नगर पालिका भूमि या भवन या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर नियमावली 2024। सरकार के उक्त आदेश के क्रम में नगर पालिका परिषद के हमारे मऊ के अधिशासी अधिकारी ने 23 दिसंबर 2024 को सूचना प्रकाशित की और आपत्तियां मांगी। आपत्तियों का निस्तारण करके 21 जनवरी 2024 को आदेश के मुताबिक अंतिम। तो अब इसमें यह है कि यहां तक बात आ गई कि हमारा अंतिम प्रकाशन जारी हो गया। अब मैं उसके आगे की तरफ आपको लेके चलता हूं कि अब मैं बताता हूं कि स्वकर प्रणाली क्या है। जैसे बहुत सारे लोग यही नहीं समझ पा रहे हैं कि स्वकर प्रणाली को अपने भवन का कर स्वयं निर्धारित करना है। एक आवेदन मिलेगा नगर पालिका की तरफ से और आप उसमें
भरेंगे कि आपके मकान में क्या क्या चीजें निर्मित है, कितने क्षेत्रफल में निर्मित है, और आप जो आवेदन नगर पालिका को भर के देंगे उसी पे नगर पालिका कर निर्धारित कर देगा। अगर बाद में कोई शिकायत मिलती है कि इन्होंने गलत सूचना दी है तो उसकी जांच होगी और जांच करके उस जो कमी होगी उसको दुरुस्त किया जाएगा। ये स्वकर प्रणाली है और इसीलिए इसका नाम स्वकर प्रणाली रखा गया। इसमें जो नियमावली आई है उसकी कॉपी हम आपको देंगे। तो निर्मित क्षेत्र जो होगा, तो निर्मित क्षेत्र में जीना, टॉयलेट और सभी दीवारों, यानी जो फर्शी माप करनी है, तो फर्शी माप जब करेंगे तो दीवारें उसमें नहीं आ पाएंगी, तो टॉयलेट, जीना, किचन और दीवारों को छोड़कर माप की जाएगी और जितना जो माप आएगी उसमें अलग अलग रेट निर्धारित किया गया है, जिसके एतबार से ये किराया दर निर्धारित की जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं कि स्वकर प्रणाली की जो नियमावली आई है उसमें क्या कमियां हैं और क्या खूबी है, इससे क्या लाभ होगा और क्या नुकसान होगा। मैं इसको पढ़ देता हूं। इसके लागू होने से क्या नुकसान होगा और क्या फायदा होगा ये भी समझना जरूरी है। इस योजना के लागू होने से कर निर्धारण में एक रूपता, समानता और पारदर्शिता आएगी। जैसे सबको अब क्लियर हो जाएगा कि मेरे घर का कितना टैक्स होना चाहिए, उससे अगर अधिक है तो आप आपत्ति कर सकते हैं। ये बात पहले नहीं थी। एक ही बराबर के मकान में किसी का 300 रुपए किराया था, वार्षिक टैक्स था, तो किसी का 3000 टैक्स था। अब ये सब कुछ बराबर हो जाएगा, जितना निर्माण के एतबार से होगा, तो उससे पारदर्शिता भी आएगी, एकरूपता भी आएगी और समानता भी आएगी। ये फायदा हो जाएगा। और जिसका कर अधिक होगा वो कम हो जाएगा और जिसका कम होगा उसका अधिक हो जाएगा। भूमि पर भी कर निर्धारित हो जाएगा। पहले भूमि जो थी, भूमि पे कर निर्धारण की व्यवस्था नहीं थी, जबकि लोग चाहते थे कि हमारी जमीन पर भी टैक्स लग जाए, क्योंकि टैक्स अब सबसे बड़ा प्रमाण हो गया। तो ये व्यवस्था नहीं थी। नई कर प्रणाली में ये व्यवस्था भी सरकार ने दे दी है। जिनका बहुत अधिक समय से इंतजार था, जिनका बहुत अधिक समय पूर्व लगा, जब उनका भवन कम या कच्चा था, किसी का मकान कच्चा था पहले, आज के 20 साल 30 साल पहले, या उसमें एक कमरे या एक झोपड़ी बनी हुई थी, तो उसका कर बहुत कम लगा हुआ था। और 20 साल 25 साल बाद उसने अपने भवन को 2 स्टोरी का बना लिया और महंगाई भी बहुत बढ़ गई, मगर कर उसका वही चल रहा है। आप हैरत करेंगे कि आज भी मैं समझ रहा हूँ कि 30 साल पुराने जो मकान होंगे उस पर छूट की अलग व्यवस्था है। तो ये अलग अलग भवनों की जर्जर स्थिति को देखते हुए उसमें भी छूट की अलग अलग व्यवस्था दी गई है। इस नियमावली में 4 स्लैब इन्होंने बनाए हैं, सरकार ने, हमने नहीं बनाया, सरकार ने बनाया। सरकार ने 4 स्लैब बनाए हैं। पहला स्लैब इन्होंने बनाया है कि 24 मीटर से ऊपर के सड़कों पर जो भवन स्थित हैं उनका रेट अलग होगा और 24 मीटर से 12 मीटर के बीच में की सड़कों पे जिनका मकान है उनका रेट अलग होगा और 12 मीटर से 9 मीटर का के अंदर जो मकान है उनका अलग स्लैब होगा और 9 मीटर से 0 मीटर के अंदर जिनका मकान है उनका अलग स्लैब होगा। तो जो इसमें 4 चीजें दी गई है, इसमें 3 पर हम लोगों को हमें भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो चौथा स्लैब सरकार ने बनाया है 9 मीटर से 0 मीटर, 9 मीटर का मतलब हो गया 30 फीट। तो 30 फीट के मार्ग पर किसी का घर हो और किसी का घर 3 फीट के मार्ग पर हो और रेट दोनों का समान हो, तो ये बात तर्कसंगत नहीं लगती है। तो इसमें मैंने माननीय मंत्री जी को भी पत्र लिख के दिया है, उनसे मिले भी हैं। माननीय मंत्री जब बोर्ड की बैठक में आए थे तो बोर्ड की बैठक में भी माननीय सभासदों ने ये सवाल उठाया था और माननीय मंत्री जी ने ये कहा था कि ठीक है, इस पर विचार किया जाएगा। तो अगर माननीय रेट और उसका गुणे 12, उसका गुणे 17%, ये सारी चीजें हैं जो जनता को नहीं समझ में आएंगी, तो मैंने बड़ा सीधा सीधा कुछ फार्मूला बना दिया है। एक चीज और बदलाव हुआ है, जैसे 5% हाउस टैक्स था और 10% वाटर टैक्स था, तो सरकार ने उसको बदल के अब 10% हाउस टैक्स कर दिया है और 7.5% वाटर टैक्स कर दिया है। यानी जो 15% का स्लैब था अब वो 17.5% कर निर्धारण होगा। अब जैसे 0 मीटर से 9 मीटर को मैंने इसलिए किसी भी ज्यादा वो बात कह चुका हूँ, मैं इसमें कुछ मिसाल के तौर पर समझाना चाहता हूँ जो आम लोगों को बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर मैं आऊंगा इसके बाद के जो बहुत सारी दूसरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की नगर पालिकाएं हैं उनके वहां क्या रेट है और हमारे वहां क्या रेट है। तो जैसे 10 कड़ी, यहाँ कड़ी को ज्यादा लोग समझते हैं, तो 10 कड़ी का होता है 435 स्क्वायर फीट। 435 स्क्वायर फीट में 20% जो फर्शी जो मानक लिया गया है उसके बाद 20% की उसमें लेस करना, यानी हम टॉयलेट, किचन, सीढ़ी और दीवारों को लेस करें या मोटा मोटा पूरे जो फर्शी जो माप होगी उस माप में 20% लेस करते हैं। तो 10 कड़ी का 435 स्क्वायर फीट होता है
और 20% जब उसमें लेस करते हैं 300 स्क्वायर फीट होता है। अब 45 पैसे और 60 पैसे का दो स्लैब हमारा 9 मीटर के अंदर है, तो मैं दोनों का आंकड़ा दूंगा कि अगर 45 पैसे पर स्क्वायर फीट का रेट हम लेते हैं तो 156 रुपये 85 हमारा सर्कुल रेट आता है, और 60 पैसा लेते हैं तो 209 रुपया 14 पैसे हमारा सर्किल रेट आता है। अब इस सर्किल रेट पर अगर हम मासिक किराया दर तय करते हैं, यानी रेंटल वैल्यू पे अगर हम टैक्स का निर्धारण तय करते हैं, तो हमारा 45 पैसे स्क्वायर फीट हमारी किराए की दर आएगी, और 27 रुपये 45 पैसे वाले में आएगी महीना, और 60 पैसे वाले की दर में 36 रुपया 60 पैसा आएगा। यानी टोटल अगर मैं क्या करता हूं तो 45 पैसे वाली दर में 329 रुपया 40 पैसा 10 कड़ी के मकान में उसका टैक्स बनेगा सालाना। हाँ, 329 रुपये 40 पैसे। और अगर हम 60 पैसे वाली दर से जोड़ते हैं तो ये 339 रुपये 20 पैसा वार्षिक दर आएगी। अब मैं 20 कड़ी पे आता हूं तो 20 कड़ी का स्क्वायर फीट होता है 871 स्क्वायर फीट, जिसमें घटाने के बाद तो मैं सीधे उधर ही आ जाता हूं टोटल पे। तो वैल्यू हेतु प्रति कड़ी 32 रुपये 94 पैसा। एक कड़ी में जिसका निर्माण है उसका 32 रुपये प्रति स्क्वायर, और प्रति स्क्वायर फीट 76 पैसे। तो ये लोगों को जोड़ने में बेहद आसान हो जाएगा। अगर आप कड़ी में आपका निर्माण है तो 32 रुपये 94 पैसे, यानी 33 रुपया कड़ी आप अपना निर्माण निकाल लें, और स्क्वायर फीट में आप निकालना चाहते हैं तो 76 पैसे के एतबार से आपका पर स्क्वायर फीट वाटर टैक्स और हाउस टैक्स पड़ेगा। ये एकदम सीधा फार्मूला है। इसी प्रकार से 60 पैसे के जो क्षेत्र हैं, 60 पैसे रेंटल वैल्यू वाले जो क्षेत्र हैं, वहां 43 रुपया 92 पैसा प्रति स्क्वायर फीट प्रति कड़ी आएगा, और 1 रुपये पर स्क्वायर फीट आपका आ जाएगा वाटर टैक्स और हाउस टैक्स दोनों मिलाकर प्रति वर्ष 1 रुपया स्क्वायर फीट आपका हाउस टैक्स और वाटर टैक्स आएगा। मेरे ख्याल से ये लोगों को समझने में आसानी होगी, और पूरा करने में तो हमने सब कैलकुलेट करके निकाल दिया। मऊ नगर के, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे तो मऊ नगर की जो हेडक्वार्टर की नगर पालिका है वहां का रेट मैंने आपको बताया। अब मैं थोड़ा अगल बगल के जिलों का भी हाल आपको बताता हूँ। जैसे हम चलते हैं, नई स्वतंत्र प्रणाली 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। सीमा विस्तार के बाद जो नए क्षेत्र आए हैं वो 1 अप्रैल 2028 से वहां स्वतंत्र प्रणाली लागू की जाएगी। वहां चूंकि नियमावली के मुताबिक किसी भी सीमा विस्तार के बाद आए हुए क्षेत्र में या तो उनको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा देने में तो कर निर्धारण हो सकता है, या विस्तार के 5 वर्ष के बाद उस पर कर निर्धारण की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। तो इसलिए वो 2028 से लागू होगा। नगर पालिका द्वारा आवेदन का प्रारूप मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। आवेदन नगर पालिका कार्यालय या अपने वार्ड के सभासदों से भी निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। जल्दी ही सरकार स्वतंत्र प्रणाली 2024 के संपूर्ण नियमावली की एक पुस्तिका छपवाकर घरों तक पहुंचाई जाएगी, ताकि भवन स्वामियों को पूरी प्रक्रिया को समझने में आसानी हो सके। मेरी बात यहाँ खत्म हो गई, लेकिन एक आंकड़ा और मैं लेके अपनी बात खत्म करूंगा, फिर उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। जैसे हमको कर से जो वसूली होती है पूरे साल की 23 और 24 का जो मैंने आंकड़ा लिया है, तो उसमें 3,99,82,758 रुपए की हमारी आय है, सभी विभागों से मिलाकर। जितने भी हमारे आय के स्रोत हैं, सभी स्रोतों से मिलाकर पूरे मऊ में 3,99,82,758 रुपए की हमारी आय हुई 23 और 24 में। और उस आय को वसूलने के लिए जो हमने कर्मचारियों को तनख्वाह दी है वो 2,29,02,807। ये टैक्स की प्रक्रिया इस एतबार से तो अगर खत्म ही करती जाती तो ज्यादा उचित होता। मतलब क्या है, इसमें 120 भूमि है, उस पे लोग जो आवास बनवाए हैं उस पे टैक्स का निर्धारण कैसे करेंगे आप? देखिए, हमको इससे कोई मतलब ही नहीं है कौन कैसी भूमि है। जब जनरल सर्वे होगा तो हम अध्यासन के आधार पर कर निर्धारण करेंगे, कब्जे के आधार पर कर निर्धारण करेंगे। और अगर कब्जा किसी का गलत है तो जो दूसरा व्यक्ति होगा वो आपत्ति दाखिल करेगा, तो उसकी सुनवाई करके उसको दुरुस्त भी किया जाएगा। देखिए, पुष्टि पट्टा ये सब कोई चीज संविधान में नहीं है। हमारा सिर्फ अध्यासी होना हमारे लिए काफी है। हम जो अध्यासी है हमारी सुविधाएं वही ले रहा है, हमको कर वही लेगा। हमारी जो स्लिप होती है नगर पालिका की हाउस टैक्स या वाटर टैक्स की, उस पर स्पष्ट लिखा होता है कि इसका स्वामित्व से कोई संबंध नहीं है, ये मालिकाना हक के लिए नहीं है, ये मात्र कर वसूली के लिए।
एक सवाल और मेरा है चेयरमैन साहब, एक सवाल और है बस, उसके बाद लोग पूछेंगे। तो ये पालकी साहब ने कहा है कि जब मैं चेयरमैन होऊंगा या जो भी होऊंगा तो मैं शोकर प्रणाली खत्म कर दूंगा, ये कैसे संभव है? नहीं, आपके समझने का फर्क होगा। उन्होंने ये कहा होगा, एक मिनट सुन लीजिए। और जब एक सवाल आया तो उसका जवाब सुनिए पहले ना, फिर सवाल करिए। जब तक करिएगा पूर्व चेयरमैन साहब ने ये बात कही है तो वो शायद हो सकता है कि चूंकि ये अधिकार तो सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी को है, नगर विकास मंत्री जी को है। उनके कहने का मतलब ये होगा कि जब मैं मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री हो जाऊंगा तो वापस मतलब आप चेयरमैन नहीं बने? मैं कह रहा हूँ कि ये अधिकार सिर्फ मुख्यमंत्री जी को और नगर विकास मंत्री को है। तो आप इसका समर्थन कर रहे हैं? लागू नहीं है, ये सरकार लागू है, लेकिन बीजेपी ने कहा कि ये सरकार से मतलब नहीं है, तो चेयरमैन साहब से मतलब है। आपके सामने ही कहा था। और ये कंफ्यूजन दूर करिए। ऐसा है कि मैं अभी गजट की कापी भी आप सबको दे दूंगा, नियमावली का भी दे दूंगा, और ये मैं सरकारी कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, राजनीतिक कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा हूँ। तो इसलिए मुझे राजनीतिक सवाल ना पूछे तो ज्यादा कृपा होगी। आज हम सरकारी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अभी निकलिए बाहर, जितना चाहे राजनीतिक सवाल पूछिए। हाँ, आपने बोला था 9 इस आंकड़े पे बात करिए ना, जहाँ देखिए आपके बयान आपने बोला था आज आंकड़ों पे बात करिए ना। जो को कितना इससे लाभ होगा, क्या कुछ अभी ये तो अभी कैसे हम बता पाएंगे, जब एक साल बीतेगा, लोगों ने भी एक साल बाद इसका जवाब मिल पाएगा। अच्छा, इसमें हर 2 साल पर रिव्यू करना है, जिसका दाना है उसको कम करना है और जिसका कम है उसको दाना करना है। रिव्यू होगा हर 2 साल। खाली जमीन पे जल कर हाँ, क्यों रिव्यू करेगा बोर्ड। चेयरमैन साहब, खाली जमीन पे जल कर का नियम ये होता है कि जैसे एक चीज होता है जल मूल्य और एक होता है जल कर। जल कर का मतलब ये होता है कि अगर आपके जमीन या मकान के 200 मीटर की दूरी के अंदर हमने पाइपलाइन बिछा दी, पानी की सप्लाई देती, तो जल कर लागू होगा। और जल मूल्य जो है, जो आप पानी लेंगे और जितना पानी खर्चा करेंगे, नियंत्रण मीटर लगना चाहिए, उतना जल मूल्य लेना चाहिए। लेकिन यहाँ नहीं आता। आपने कहा कि जो लोग टैक्स जिनके ऊपर नहीं लगे हैं, इस प्रणाली से वो टैक्स लगा आसानी से हो जाएगा। तो शहर में बेशतर लोग 600 स्क्वायर फीट के मकान में रहते हैं और 4 भाई हैं और एक ही के पास टैक्स लगा हुआ है। अगर वो लोग टैक्स लगवाना चाहें तो उनका कैसे तय होगा? हाँ, बढ़िया सवाल है। जितने लोग रह रहे हैं, जितने घर में किचन है, उतने लोगों का टैक्स लग जाएगा। अलग अलग नहीं, वो अलग काम कर रहे हैं। एक विवाद नहीं खड़ा होगा। ये जो विवाद खड़ा है तो चारों जैसे पीएम साहब का कहना ये है कि अगर 4 भाइयों के अलग अलग निशानदेही है कि ये फलां का हिस्सा, ये फलां का हिस्सा, सबका अलग अलग मिल जाएगा, लेकिन निशानदेही नहीं है तो दिक्कत होगी। पार्टीशन नहीं है तो क्या होगा? पार्टीशन नहीं है जी। 10 कमरे हैं, 2 कमरे कोई लिया, 2 कमरे कोई लिया, किचन को इस तरह से सबके बटे, तो पार्टीशन नगरपालिका का मतलब है जी। यही तो नगरपालिका मान लीजिए असल में विभाजित कैसे होगा, कितना स्क्वायर फीट किसका होगा, वो चारों लोग देंगे, वो निशानदेही कर ले। जैसे कागज पे भी निशानदेही अगर करके दे देंगे, तो ये तो गलत है ना कि दीवार उठवाने लगे आप लोग। नहीं, दीवार नहीं उठवाना, नहीं तो एक आदमी का नाम रहने दीजिए, क्या दिक्कत है आपको? हाँ, नहीं भाइयों में क्यों 4 गुना देना चाहते हैं? झगड़ा होती है, सुनिए भाइयों आपस में बांट ले उन लोग। जिसके पास रसीद होती है उसको जरूर। कारपेट एरिया पर स्क्वायर फीट लगेगा। कारपेट एरिया किसको कहते हैं? कारपेट एरिया मतलब जो निर्माण है। हम जो कुछ बोल रहे हैं वो निर्माण से बोल रहे हैं, स्टोरी का मतलब थोड़ी ना है। रजिस्ट्री ऑफिस का रेट पे होना है, नहीं, उस अनुपात में। तो रजिस्ट्री ऑफिस का मतलब इधर सर्किल रेट ज्यादा है, उधर का रेट ज्यादा है, इधर सर्किल रेट कम है, उधर का रेट कम है। और रजिस्ट्री ऑफिस ने इधर कुछ महीनों में सर्किल रेट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। किसी राजनीतिक नेताओं ने इसका विरोध भी नहीं किया। बलिया आजमगढ़ से मऊ का सर्किल रेट बहुत ज्यादा अरे कई गुना है। तो फिर तो बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ जाएगा मऊ के लोगों नहीं नहीं, हम तो बता रहे हैं, हमने सर्किल रेट लेके ही आया है। उस रेट से हमको नहीं देखना है, हमको उसी अनुपात में देखना है। इधर का रेट ज्यादा है, सर्किल रेट उधर ज्यादा रखना है, उधर 60 रखा है। किसी का शहर में 1 बीघा खेत है, लगेगा। खेती अगर नहीं हो रही है तो लगेगा, अगर खेती हो रही है तो नहीं लगेगा। खेती पे टैक्स। अच्छा, जमीन पे टैक्स का लाभ क्या है? कौन करेगा? थोड़ा सा प्रकाश डालिए। तय कौन जी, करेगा? एक मिनट, आपने सवाल एक बार पूरा करना है। मैं ये कह रहा था कि सेकंड फ्लोर पे जो कारपेट एरिया होगा और ग्राउंड फ्लोर, देखिए, हमको फ्लोर से मतलब नहीं, आपका 10 में बना के 20 फ्लोर है। रेट सबका जब निर्माण का जो निर्मित क्षेत्र है उसको नापा जाएगा ना,
नीचे का नहीं, जो निर्मित क्षेत्र है। आप नहीं समझ पा रहे हो क्या करना है? इन क्षेत्र में बहुत कम है। फिर से मैं समझाता हूं, जितने स्क्वायर फीट में होगा कैसे नापेंगे? जमीन से नापेंगे या हर फ्लोर? वो फार्मूला मैंने बताई दिया, आपने सुना नहीं क्या? फिर से बताइए। नापने का फिर से बता देता हूँ। देखिए, जो निर्मित क्षेत्र है उसको नापा जाएगा। सुनिए, जो निर्मित क्षेत्र है, देखिए स्टोरी पे मत जाइए, हम निर्मित क्षेत्र बोल रहे हैं। तो निर्मित क्षेत्र 10वीं स्टोरी में है कि पहली स्टोरी में? जिस स्टोरी में सब निर्मित क्षेत्र है, जितना निर्मित क्षेत्र है उसको नापा जाएगा और उसमें से सीढ़ी, किचन, टॉयलेट और दीवारों को लेस किया जाएगा। ये सारा लेस करने में दिक्कत होगी तो सीधा 20% लेस किया जाएगा, वही आपका उसी पे रेंटल वैल्यू बनेगा। तो कोई मतलब नहीं है, निर्माण से मतलब है। हाँ वही बात है। अब बात करें, अच्छा ये बताइए, नहीं आप ये मुझे बताइए, ड्रोन कैमरा लगा के दिखवाएंगे क्या? नहीं, अच्छा ये बताइए कि किसी का 1 स्टोरी मकान बनाओ 10 कड़ी, अब किसी का 4 स्टोरी मकान बनाओ तो लागत क्या करेगी? ठीक है चेयरमैन साहब, नगर पालिका की जेब कितनी मजबूत होगी और जनता की जेब कितनी ढीली होगी? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव मुझे नहीं दिखता है कि जो कर प्रणाली, बहुत से लोगों का टैक्स बढ़ेगा, बहुत से लोगों का टैक्स घटेगा। तो जमीन पे कर लगने का क्या? अच्छा, एक बात नहीं कह दूं कि एक आदमी बार-बार सवाल करेगा तो ठीक नहीं, बाकी लोगों को मौका दीजिए। आप लोग सवाल अपना 2 बार कर चुके हैं, बात शांत। जी सर, अगर नगर पालिका में है जिसके घर अभी तक खर्चा हो, उसका नहीं लगाया, सड़क नहीं है, नाली नहीं है, क्या उसको उसे वाटर टैक्स नहीं लगेगा, हाउस टैक्स तो लगेगा। तो अगर खर्चा ही नहीं है तो क्यों नहीं? ये तो लगा देंगे यार, क्या बात कर रहे हैं? आप बताएं सर। तो जब ये लागू होगा, जब आएगा तब सही चलेगा। जैसे अगले साल जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें बताएंगे कि इससे क्या लाभ हमको हुआ, क्या जनता को फायदा हुआ। आप वाटर कर का मतलब ये होता है कि जिन भवनों के ये बात किसी का सवाल है खाली जमीनों पर वाटर कर नहीं, हम तो बता चुके हैं, आप लोग सुने नहीं शायद, फिर से बता देता हूँ। नियम ये है कि जिस भूमि या भवन से 200 मीटर की दूरी पर हमने पीने के पानी की पाइपलाइन और पानी की सप्लाई चालू कर दी है, वहाँ वाटर टैक्स लगेगा। ये नियम पहले का बहुत पुराना है। ले चैनल है आप ले चैनल सर, इनके सवाल है वो सब निर्माण जो है, सब निर्माण तो है ना भाई, कॉमन सेंस की बात है भाई। सब निर्माण तो है। जब बात कर रहे हैं आप, आपका 1 स्टोरी मकान बनाएंगे, 2 स्टोरी बनाएंगे तो उतना ही पैसा लगेगा। मतलब फिट बाय फिट ना, माप के साथ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वो तो लग ही रहा है। नेक्स्ट, 31 मार्च 2025 तक जो पुरानी व्यवस्था है समाप्त हो जाएगी और 1 अप्रैल 2025 से नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। अगला, अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान में कोई बात छपे तो चोरी छुपे होगी। अरे 5,000 आपके सभासद जो यहाँ पे 45 सभासद बैठते हैं, उनका कहना है कि एक बार हमें बताया तक नहीं गया। ऐसा नहीं है, सभासद लोगों ने आपत्ति उस पे की और सभासद लोगों की आपत्ति पे कई रेट कम हुए हैं। आप पहले जान लीजिए, सुनवाई हुई है उनकी आपत्ति पे। क्यों किए साहब? सुनवाई में आप भी थे, ईओ साहब के साथ। ईओ साहब ने और डीएस साहब ने बाकायदा उन आपत्तियों की सुनवाई की और बाकायदा रेट कुछ कम भी हुआ उनकी सुनवाई के बाद। लेकिन एक अभी इसमें ये है कि क्या अभी भी आपके पास ये मौका है कि रिव्यू इसमें हो सकता है? रिव्यू होता रहेगा हर 2 साल पर, इसकी मॉडल शामिल है बात। ठीक है, कि हर 2 साल पर रिव्यू होता रहेगा, जो ज्यादा होगा उसे कम किया जाएगा, जो कम होगा उसे ज्यादा किया जाएगा, जो गलत होगा उसे सही किया जाएगा। जैसे हंगामा हुआ सोकर प्रणाली को लेकर यहाँ पर तमाम रोजी रोटी चल रही है, इधर बढ़िया है, लोकतंत्र की अलामत है। तो अचानक से आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। अचानक अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले करते थे तो वो उनको मौका नहीं मिलता। लेकिन मैं पहले जब तक की इस पूरी प्रक्रिया को ठीक से खुद ना समझ लो, क्या आपके सामने बात करूं। हाँ देखिए, एक जरूरी बात याद आ गई कि आज जो भी आंकड़े मैंने पेश किए हैं, ये आवासीय के पेश किए हैं, वाणिज्यिक का नहीं पेश किया मैंने कोई भी, क्योंकि अभी उस पर मैं स्टडी कर रहा हूँ, पूरे तरीके से मैं उसको समझ लूं, तब उसके बाद अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाणिज्यिक कर जो होगा कितना निर्धारण होगा कि यह सरकार द्वारा लाई गई है, नहीं कोई नगर पालिका द्वारा, स्थानीय प्रशासन द्वारा नहीं लाई गई, सरकार की नीति है। लागू करना आपके हाथ में था, आप कब से इसे लागू कर रहे हैं? बाकायदा
20 जनवरी को ना आया है जो शेड्यूल आया है। नहीं, जैसे कृषि में 1 साल पहले लागू अगर प्रमुख सचिव ने 20 जनवरी को एक आदेश जारी कर दिया और उसमें डेट टू डेट तय कर दिया कि फला डेट पूरा 31 मार्च 2025 तक का शेड्यूल बना दिया है, जिसमें 17 जनवरी तक प्रकाशन, अंतिम प्रकाशन करना अनिवार्य था, वरना हमारा ईओ सस्पेंड हो जाता। ठीक है। कई जनपद मुख्यालयों से सबसे कम मऊ का है, जैसे अच्छी बात है, तो यह निर्धारण आप द्वारा किया गया रेट का निर्धारण करने का अधिकार नहीं है। तो यानी कि आपके तरफ से मऊ के लोगों को राहत भी दी गई है, अन्य जनपदों में प्रयास किया गया। क्या यह अधिकार आपके पास है क्या कि इससे आप पुराने दर नहीं रख दें, खत्म कर दें, ऐसा कोई अधिकार नहीं? यानी कि सब सरकार प्रणाली को खत्म करने का अधिकार हमारे पास है। धन्यवाद। जो बिल्डिंग है या जो पुराने मकान है जो मुकदमे में है, उसका कर कैसे निर्धारित करें? हाँ, ये सवाल भी बहुत अच्छा है, क्योंकि कल ये सवाल मैंने टीएस साहब जब मीटिंग की तो मैंने ये सवाल उठाया था। तो उसमें दोनों के कागजात देखे जाते हैं और जिसका उचित होता है उसका नाम चढ़ाया जाता है, उसके और उससे लिखा जाता है कि मुकदमे के निस्तारण के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। यानी मुकदमा निस्तारित हो गया, जिसके हक में हुआ होगा वो अपनी वो देगा, फैसले की काफी हिसाब से बदलाव करेगा। और जो खाली ग्राउंड का जो आप वो एक फिक्स खाली भूमि का जो रखे हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक है? उसके पीछे लॉजिक यही है कि जैसे जिनकी खाली जमीनें हैं वो चाहता है कि हमारे इस पर निर्धारण हो जाए तो वो हो जाए। दूसरा ये कि आपके पास इतनी संपत्ति है तो आप कर भी दीजिए। ये चाहने पे उसके होगा, अरे लाभ हम पूछे ये बात, उससे लाभ क्या होगा पब्लिक को? हमने दोनों वाले बता दी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास आधा घंटा 1 घंटा जमीन है और फिक्स नहीं लगा तो चाहता है लग जाए, पहले नहीं लगता था, अब लग सकता है। चाहेगा तब चाहे तो जिस तरह से आपने यहाँ पर कम किया है, अपने लोगों को राहत हो जाए, व्यवसायिक मामलों पर भी इसी तरह का करेंगे ना? देखिए, हमने तो रेट निर्धारित कर दिया है, अब मैं स्टडी पूरा करूंगा। स्टडी करके जैसे आज स्लैब चार्ट आपको दिया है, इसी तरह से उसमें भी चार्ट दूंगा। और मैं अभी जिस बात को खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि बढ़ेगा कि घटेगा, हमने तो प्रयास नहीं किया है इस बात का कि बढ़ेगा। हम तो देखिए जनता से चुन के हम लोग आते हैं, कोई आईएएस और आईपीएस की डिग्री हासिल करके कुर्सी पर नहीं बैठे, इसी जनता ने बिठाया। और जो उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की, ये सभी सरकारें जनता द्वारा बनाई जाती हैं। और मेरा मानना ये है कि सभी सरकारें जनहित के लिए काम करती हैं, कोई भी ऐसा काम नहीं करती है जिससे कि जनता को कष्ट हो। लेकिन सरकार को चलाना भी है, आईएएस व्यवस्था भी देनी है। आईएएस दर्द नहीं समझता, इसको मान सकते हैं ना? सरकार के बहुत सारे आईएएस तो हमारे डीएम साहब है, जो अधिकारी मुझे समझ आ रहा है कभी आया हो। समय साहब जो चुना हुआ नहीं है अभी दर्द नहीं समझता। सवाल पूछिए आप सवाल। चलने साहब ये माना जाए कि सबको इस कर प्रणाली में बांधने का काम का इसमें शुरू कर दिया गया। लाभ एक ये जरूर हो जाएगा, बहुत सारे हजारों हजार लोग ऐसे जो कर की परिधि में नहीं है, तो नगर पालिका का एक ये लाभ जरूर होगा कि सब लोग कर की परिधि में आ जाएंगे, जो आए तो बढ़नी चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो क्या इसमें कुछ सुविधाएं भी मिलेगी उन लोगों की कि केवल टैक्स लगा करके? सुविधाएं तो हम ले ही रहे हैं। हम आपसे घर से निकलने वाला पानी, गंदा पानी जो उसको ले जाते हैं, पहुंचाते हैं। हम आपको पीने के पानी की सहूलत देते हैं, हम आपके घर का नाश्ता बनाते हैं। लेकिन आप सोचिए आप हमें क्या देते हैं? उसी के रूप में टैक्स देते हैं सर, क्या देते हैं? टैक्स देते हैं। जी चेयरमैन साहब, एक मिनट, मेरा सवाल उसका टेक्स्ट दे रहा है, यहाँ पे नहीं हुआ है। मैं बस एक ये प्रणाली आपके द्वारा लागू की जा रही है, प्रिवेंट कर रही है। तो पहला सवाल यह है कि क्या इस प्रणाली का आप समर्थन करते हैं? और देखिए, जिस चीज में बदलाव करने की औकात ना हो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। सही। इसके साथ ही आपने यह भी कहा कि अगर मेरा बस चलेगा या जितना चल रहा है कम से कम किया जा रहा है, अगर आपको पावर मिल जाएगा कि इसको खत्म कर दिया जाएगा तो अरसद जमाल खत्म करेंगे। क्योंकि जनता के बीच में ये माहौल है कि यह कर अरसद जमाल के द्वारा जनता पे थोपा जा रहा है। आप शायद बाद में आए हैं, मैंने एक आंकड़ा दिया था कि हमारी टैक्स से कितनी आय होती है और टैक्स वसूलने में हमारा कितना खर्च होता है। तो इससे बेहतर है कि टैक्स प्रक्रिया को खत्म कर दिया जाए, बेहतर रहेगा। एक लास्ट सवाल यह है कि जिन नए मोहल्ले या जो नगरपालिका जुड़े हैं, जब तक उस मोहल्ले में रास्ता नहीं बन जाएगा, सुविधाएं नहीं मिल पाएगी, वो टैक्स देंगे या जबरदस्ती उस टैक्स लिया जाएगा जब तक सुविधाएं नहीं दे पाएंगे? देखिए, जहाँ रास्ते नहीं बने हैं उनको आवेदन देना चाहिए, उनके आवेदन को रिकॉर्ड किया जाएगा और उसको बनाया जाएगा रास्ता। हक तो है ही, आपका जो हमारे नगर में रहता है उसका अधिकार है और उसके अधिकार का आनंद नहीं होगा। चेयरमैन साहब, प्रभारी मंत्री जी आए थे, कह रहे थे कि नगर पालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, इसीलिए इस प्रणाली को लागू किया जाए। तो इसके पहले क्या सहारा लेना पड़ता था क्या सरकार का? जनता के टैक्स के पैसे से नहीं चलती थी नगर पालिका।
सरकार के सहारे के बगैर तो नगर पालिका में एक तो झाड़ू नहीं लग पाएगा। कहाँ तक मिलना है? राजवित्त और भारत सरकार के 15 से अगर बजट ना आए तो सरकार किसी को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं देगा। प्लास्टिक का 3 करोड़ के आए हैं और 300 करोड़ का बजट होता है। अभी तो बताए हैं कि वसूलने में कितना लगता है। चेयरमैन साहब, तारीख को जो बयान आया था उस बयान में आपने अपने विरोधियों को नासमझ, एक सेकंड चेयरमैन साहब, आपने उसमें अपने विरोधियों को नासमझ कह दिया था, उनको जानकारी नहीं थी। उसके बाद जो कि आपने उस वीडियो में ये भी दिखाया था कि जो पेपर आया आपके कार्यकाल में आया था, लेकिन आपने 2 दिन बाद 26 जनवरी के दिन आपने सदर चौक पर जो बयान दिया उसमें आपने ये भी कहा कि पूर्व चेयरमैन तैयब पालकी और शाहीना अरशद जमाल जो उनके कार्यकाल में भी ये जो शोकर प्रणाली है ये आई थी। इसके बारे में क्या आपको जानकारी नहीं थी? आप 2 दिन बाद इसके बारे में बता रहे थे। देर में आएगा, हमने पहले से ही। आपने सुना नहीं कि मैंने बताया कि 2010 से प्रयास चल रहा है। तो आपका उसके 24 तारीख में जो बयान था उसके चलिए, अगला